ये सब देखने के बाद में कह सकता हूं कि क्षति व्यापक है, क्षति गंभीर है, मगर सरकार उसका आकलन करके यथासंभव लोगों तक राहत पहुंचाने का भी काम कर रही है। और इसके बाद हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को भी शुरू कर चुके हैं। कुछ जगह रास्ते बनने शुरू हो गए हैं, कुछ जगह पुल इत्यादि का पुनर्निर्माण हो रहा है, और पहाड़ों में काम करना जरा कठिन होता है, और उस कठिनाई के साथ भी सरकार काम करती हुई दिख रही है। लेकिन हरीश जी, ये बात भी शायद जायज है कि ऐसे मौकों पर हमारे यहाँ तो ये परंपरा है सामाजिक जीवन में कि घर में कोई मौत हो जाए तो कम से कम कोई सिनेमा देखने नहीं जाता। तो अगर जनता ये सवाल उठाती है, हमने देखा हमारे चैनल पर फोन लाइन पर उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों ने ये सवाल उठाया कि यहाँ हम जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहां मंत्री ओलंपिक देखने जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री टीम लीडर हैं, टीम के किस मेंबर को कहां पे भेजना है, क्या करना है, ये उनका निर्णय है। और मगर इस निर्णय के कारण असर क्या पड़ा है कामों पर, उसका मूल्यांकन वहां के नागरिक के तौर पर मैं अवश्य करना चाहूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मदद राहत आदि पहुंचनी थी वो इससे बाधित नहीं हुई है, वो प्रभावित नहीं हुई है। नहीं, कांग्रेस के एक बड़े नेता के नाते और उत्तराखंड में आपने कांग्रेस को बहुत एक व्यापक संगठन दिया है। आपको जब ये प्रदेश नया बना तो मुझे याद है आप पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो उस नाते एक गार्जियन के नाते ये सवाल एड्रेस करना चाहिए ना आपको। आपने मुझे गार्जियन की भूमिका में देखा, मैं उसके लिए आपका धन्यवादी हूँ। लेकिन ये देखिए, काम बटे हुए होते हैं और मैं भी सक्रिय राजनीति में हूँ। बहुत सारी बातों पर विचार जो करने में सक्षम है उन्हीं को करना होता है। और मैं समझता हूँ आपकी मेरी बातचीत को लोग सुन रहे होंगे, जो हमारी महत्वपूर्ण लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे। वो आपकी बात को एक सुझाव के रूप में लेंगे भविष्य के। रावत जी, पहाड़ पर बहुत समस्याएं हैं, जिंदगी बहुत दुश्वारियों के साथ वहां चलती है। आपकी सरकार है वहां, एक बड़ा दर्द है वहां पलायन का भी। क्या आप अपेक्षा करते हैं सरकार क्या करे जिससे वहां विस्थापन रुके, पलायन रुके? मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि हमने इन 11 साढ़े 11 सालों में राज्य आंदोलन के जो कारक थे उनको समझने का या उनके अनुसार नीतियां तय करने का काम नहीं किया। क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं एक राज्य के रूप में, वो एक राजनीतिक दल के रूप में हम बताने की स्थिति में नहीं है कि साहब हमारी ये प्राथमिकताएं थी, या हमने सरकार, क्योंकि सरकार में हम भी रह चुके हैं, भाजपा भी रह चुकी है, 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल भी जो तीसरा राजनीतिक दल है वो भी सरकार में सम्मिलित आज भी है और पहले भी रह चुका है। और उसी तरीके से बसपा भी आज सरकार में सम्मिलित है। तो एक प्रकार से पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम जो है वो सरकार में किसी न किसी तरीके से प्रतिभागी है या प्रतिभागी रह चुका है, मगर हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आज जब हम पीछे की तरफ को देखते हैं तो हमको ये निश्चित करना बड़ा कठिन हो जा रहा है कि हमने कितना फासला तय किया। ये है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक पॉलिसी भारत सरकार की रही कि वहाँ टैक्स हॉलिडे स्कीम थी, तो उसका फायदा उठा करके बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज लगी। और ये भी सत्य है कि कुछ काम हुए, अलग अलग दिशाओं में हुए, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये अमुक चीजें हमारी प्राथमिकताएं हैं जिनके आधार पर हम अपने राज्य की सोशियो इकोनॉमी को खड़ा करेंगे। तो गलती कहां पर हुई, वो चूक कहां पर हुई? ये राजनीतिक दलों के रूप में हमारे घोषणा पत्र साफ हैं इस विषय में। हम कहीं न कहीं पर जो अमल था हम नहीं ला पाए। अब जैसे हम अपनी ऊर्जा प्रदेश कहते हैं जी, और आज पूरा पानी का मामला गड़बड़ लगता है जी। टिहरी की इतनी विशाल झील कहिए या एक छोटा समुद्र हमने बना दिया,
सामने रैका पट्टी है वो प्यासी है जी। हम जिस एरिया से गंगा यमुना निकलती हैं उस एरिया के लोगों को जल संवर्धन और जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं बना पा रहे हैं। हम उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्वॉल्वमेंट था भी, पहले हम अपने गाड़ गधेरों की स्वयं रक्षा करते थे, आज हम उससे विमुख हो गए। तो हम आज इस बात में तो उलझे हुए हैं कि बड़े डैम बनाएंगे या बहुत छोटे डैम बनाएंगे, टनल से पानी को निकाल करके बिजली पैदा करेंगे या वहां के जो भी हमको बनावट मिली है भौगोलिक, हम उसको संरक्षण देने का काम करेंगे। मिडवे में 90% 80% बनने के बाद डैम का काम रुक जा रहे हैं। जो अपने को ऊर्जा प्रदेश बनाने होने का दावा करता था, उस प्रदेश के अंदर लोगों को 8 घंटे ठीक से बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये है। और जैसा आपने अभी पलायन की बात कही, मेरा अपना मानना है कि पानी और जवानी को रोका नहीं जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है जी। तो हमारे यहाँ लोगों ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया और उसी का फल था कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत की राजकीय सेवाओं में हमारा हिस्सा करीब 20% के करीब था या उससे भी कभी ज्यादा रहता था और अच्छे अच्छे पदों पर हमारे लोग थे। मगर आज शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों को ऐसा लगता है जैसे मर रही। और तकनीकी शिक्षा को तो हमने बिल्कुल गुड बाय कर दिया है, जबकि 21वीं सदी तकनीक की सदी है। और हमारे पास 80 से ज्यादा, मैं समझता हूँ 90 से ज्यादा ITI और 2 दर्जन से ज्यादा पॉलिटेक्निक हैं, मगर वहां वो विषय पढ़ाए जा रहे हैं या उन विषयों में डिप्लोमा दिया जा रहा है लोगों को जो आज के उद्योग की मांग ही नहीं है। तो तकनीकी शिक्षा रसातल की तरफ, शिक्षा रसातल की तरफ, आप स्थानांतरण की नीति में 2-2 महीने उलझ करके रह जा रहे हैं। तो कुछ अजीब, मैं जानना चाह रहा हूं आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? ऐसा लग रहा था राज्य बनने के बाद कि हमने पलायन को रोक दिया, हम स्थानीय आधार पर लोगों को दे पा रहे, आप आज नहीं दे पा रहे। हॉर्टिकल्चर में हिमाचल में लगभग 30% क्षेत्र है जो बागवानी से कवर, बागवानी जहां होती है, सब्जी उत्पादन होता है, फल पुष्प उत्पादन होता है, हमारे केवल 6% में हो रहा है। भारत सरकार ने बागवानी के लिए राज्य को जो सहायता दी है उसका 31-32 करोड़ रुपया हम खर्च नहीं कर पाए। अब अंदाज लगा सकते हैं तो हम किस दिशा में, पहाड़ों की खेती मर रही है और पहाड़ों की खेती पर सारे उत्तरी भारत की जल संरक्षण निर्भर करता है। वहां खेती होगी, पानी बरसेगा, पानी नीचे जाएगा जमीन के, वो स्रोतों के रूप में नीचे फूटेगा, उससे ये नदियां हमारी जो है सलवा रहेगी। मगर वहां लोग खेती छोड़ रहे हैं, हम बाध्य हैं लोग वहां खेती छोड़ने के। ये बदहाली तब है जब हरीश रावत दिल्ली में कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देख रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूं। मैं बराबर हर मंच से इस बात को उठा रहा हूं कि आइए कहीं फोकस करें, कहीं पर करें। और भारत सरकार ने इस समय 131 करोड़ रुपया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दिया है राज्य को। अब ये राज्य के ऊपर है कि वो अपनी स्थानीय योजनाएं बना करके उसको अमल में लाए। और अमल में फिर कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन इसलिए है या तो प्रायोरिटीज वेल डिफाइंड नहीं है, या बस मैंने इसीलिए कहा कि राज्य बनते वक्त हमको अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए थी। हिमाचल बना, उन्होंने एक प्राथमिकता निर्धारित की, उन्होंने कहा हम बागवानी पर फोकस करेंगे। उन्होंने जमीन के कंसोलिडेशन से लेकर के पूरी नीतियां उसके चारों तरफ बिल्डअप की। आज जो है वहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ दिखाई देती है। यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा ने इनिशियली खेती पर फोकस किया और उसका रिजल्ट मिला, उसका रिजल्ट उनको दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे एरिया की तरफ गए और हम शिक्षा में बहुत अच्छे स्तर पर थे, वहां उस पायदान से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जबकि हम देश को एक बहुत अच्छा रिफाइंड यूथ मटेरियल दे सकते थे, वेल एजुकेटेड यूथ दे सकते थे, हम नहीं दे पा रहे हैं। हम बहुत अच्छी स्थिति में थे कि अपनी खेती के जरिए हम देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे। हम बागवानी में, अब हर चीज में, क्योंकि दिल्ली हमारे बहुत नजदीक है,
तो उसमें एक बहुत अच्छे अर्नर हो सकते थे, लेकिन हम पॉलिसी को उधर फोकस नहीं कर पाए। हम जल हमारी ताकत हो सकता था, क्योंकि हिमालय से बड़ा कोई रिजर्वायर नहीं है, हमारे वहाँ वर्षा खूब होती है। यदि हम उसका संभरण कर रहे हैं आज के दिन, तो हम एक प्रकार से जल बेचुआ राज्य भी हो सकते थे। लेकिन हम अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाए। तो इसलिए मुझे ये शिकायत प्रारंभ से अपने लोगों से भी रही है, दूसरों से भी रही है, कि हमने प्राथमिकताएं निर्धारित करने में संकोच बरता और गफलत में रहे। आज उसी का परिणाम है कि कई लोगों ने जो राज्य के लिए लड़े, जिन्होंने राज्य का सपना देखा, आज हमसे ये कहना शुरू कर दिया क्या यही वो राज्य है जिसके लिए हम लड़े। बिल्कुल, लोग ये कहते कि इसी के लिए गोली खाई गई, क्या इसी के लिए रामपुर चौराहा कांड हुआ। लेकिन एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। अब क्यों नहीं जागते? एक इसीलिए सप्लीमेंट्री और भी है, वो ये कि क्या जो सरकार अंक गणित के खेल में उलझी हुई हो, क्या वो सरकार विकास की ओर कोई क्रांतिकारी कदम उठाने की स्थिति में होती है? मैं दोनों बातें आपकी कहना चाहूंगा। एक तो ये है, हम जगह इसीलिए कभी कोई छेड़ देता है तो मैं इस बात को बहुत साफ तौर पर कहता हूं। ये मैं किसी की आलोचना के तौर पर नहीं कहता, क्योंकि मैं लगातार मैं सरकार का हिस्सा हूं। मैं 2002 से लेकर के 2007 तक पहले 5 वर्षों में मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में एक प्रकार से सरकार का नेतृत्व करने का काम किया है। यदि गवर्नमेंट में नहीं था तो पार्टी में था, लेकिन ये हमारा दोष है कि हम ये काम को नहीं कर पाए, और इसको स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं आगे जिन लोगों के हाथ में है वो करेक्टिव स्टेप उठाएं, वो सफल है। दूसरी बात है, जो अंकगणित के खेल में उलझने की बात आपने कही, हरीश रावत, मैंने 2002 में भी कहा था, मैंने सोनिया जी से कहा था, मैंने कहा आप चिंता न करें, मैं उस सरकार की स्थिरता की गारंटी हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं, मुझे भले ही इस बात की तकलीफ रही होगी, पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि वो मुझको आजमाती, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। आरंभिक गिले शिकवे होते हैं, नेता से गिला शिकवा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, लेकिन इसके बाद आज भी मैं उस सरकार की स्थिरता की गारंटी हूं, और कहीं कुछ नहीं है। हमको अंकगणित के में उलझने की जरूरत नहीं है, हमको केवल जन समस्याओं से जूझने की जरूरत है, वहां के सवालों से जूझने की जरूरत है। अभी तो सरकार जन समस्याओं से जूझती नहीं दिख रही, अभी तो वो पॉलिटिकल फ्रंट पर जूझती दिख रही है। अब आपको ये फैसला करना है कि आप जन समस्याओं का समाधान करते हैं या अपने राजनीतिक सहयोगी कम प्रतियोगियों का समाधान करते हैं। ये तो आपको तय करना है, जिनके हाथ में चीजें हैं ये उनको फैसला करना है। राव जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हरीश रावत के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस और आज की सरकार और हरीश रावत के राजनीतिक सरोकार, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चक्रव्यूह। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत जी से। रावत जी, 2002 में सूबा बना अलग, आपको प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली,
आपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, कांग्रेस को खड़ा किया। लेकिन जब कमान देने की बात आई तो नरेंद्र तिवारी विकल्प हुए। उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं आपको लगता है कि जिसके कारण कांग्रेस आलाकमान ने